नमस्कार, एचबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काव्या नौटियाल और आप देख रहे हैं राजधानी लाइव। खबरों की शुरुआत करते हैं। देश भर में दशहरे की खूब रौनक देखने को मिल रही है। इस साल 15 अक्टूबर को दशहरे का त्योहार मनाया जा रहा है। कोरोना महामारी के बीच मनाए जा रहे दशहरे के लिए तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर समेत कई शहरों में दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। तो वहीं मुंबई में इस बार कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं आयोजित किया गया है। दिल्ली में रावण दहन का कार्यक्रम शाम 6 बजे रखा गया है, जबकि लखनऊ में ये समय रात के 8 बजे है। वहीं कानपुर में 9 से रात 9:30 बजे के बीच रावण का दहन कार्यक्रम होगा। दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाले कार्यक्रम में रावण की ऊंचाई को कम कर दिया गया है। पहले जहां 150 फीट का रावण बनाया जाता था, तो वहीं अब इसकी लंबाई को कम किया गया है। अब सिर्फ 50 फीट का ही ये रावण बनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बनाया गया है। दशहरे समिति का नाम लव कुश रामलीला समिति है। तो आपको बता दें कि आज दशहरे का त्यौहार है, विजयदशमी आज है। और कार्यक्रम क्योंकि कई आज आयोजित किए जाएंगे, लेकिन रावण दहन का जो कार्यक्रम होता है, क्योंकि माना जाता है कि असत्य पर सत्य की विजय है ये, और उस सत्य की विजय के प्रतीक के तौर पर ये कार्यक्रम मनाया जाता है। लेकिन अहम चीज़ ये है कि इस बार कई नियमों का पालन करना होगा। इस बार कोविड नियमों के चलते लंबाई को कम रखा गया है। रावण की जो लंबाई रखी गई है वो कम रखी गई है। इसके साथ ही समय निर्धारित कर दिया गया है। राजीव तिवारी मेरे संवाददाता दिल्ली से मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या कहेंगे, क्योंकि आज दशहरे का त्योहार है और इस त्योहार में सबसे अहम बात है कि कोविड नियमों का पालन करवा पाना, क्योंकि लगातार जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात को कह रहे थे कि त्योहारों के दरमियान जो है कोविड काफी बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने इस बात का भी ख्याल रखा है कि इस बार उस पर कम से कम जो है अंकुश लगाया जा सके और खुशहाली के साथ ये त्योहार भी मनाया जा सके। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, लगातार यही कोशिश की जा रही थी कोरोना के नियमों का यानी गाइडलाइन का पालन किया जा सके और लगातार जो जनता को सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे में रखा जाए। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार ने भी जिस तरीके से रामलीला कमेटियों को अनुमति दी गई थी कि रामलीला करने के लिए, और कहीं ना कहीं जनता भी यही चाहती थी कि उनको रामलीला करने दी जाए और वो कहीं ना कहीं उन स्थलों पर जाए जहाँ के राम के बारे में जानकारी मिल रही थी। मगर बात करें मंदिरों की, तो मंदिरों के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे के हिसाब से नवरात्रि की पूजा करने के लिए अनुमति दी गई। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दशहरे की, आज दशहरा जरूर है, मगर दशहरे के साथ साथ सरकार यही चाहती है कि कोविड नियमों का पालन हो। यानी कि दशहरा, रावण का जब दहन होगा शाम 6 बजे, उसको देखने के लिए दुनिया भर की पब्लिक आती है और यहाँ तक की जनता इकट्ठी होती है। बड़े बड़े ग्राउंडों को सजाया जाता है, वहां पे बड़े बड़े कह सकते हैं रावण लगाए जाते हैं और कई कई फुट के रावण लगाए जाते हैं। मगर अब की बात करें तो कहीं ना कहीं कोविड नियमों का खास तौर पर ध्यान रखना होगा, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा बना रहना चाहिए ताकि वायरस का जो खतरा है वो कम से कम हो। मगर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार भी इस तरह की कोशिश कर रही थी और लगातार रामलीला कमेटियों को अनुमति दी गई थी कि रामलीला करने की, मगर लगातार ये भी कोशिश की जा रही थी कि रामलीला कमेटियों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल बनी रहे ताकि लोगों को कह सकते हैं वायरस से बचाया जा सके। मगर जिस तरीके से अब रामलीला कह सकते हैं आज रावण का दहन होगा, तो रावण के दहन के जो सब दिल्ली की सबसे बड़ी रामलीला कमेटी है यानी कि लव कुश, उसके अंदर मुख्यमंत्री के तौर पर कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया है और कहीं ना कहीं उनके हाथ से ही रावण का दहन भी करवाया जाएगा। मगर जिस तरीके से बात करेंगे रावण की, तो रावण के लिए जो पहले हाइट होती थी यानी कि लगभग 150 फीट की करीब होती थी, वो अब 50 फीट की करीब रह गई है, यानी कि 50 फीट के करीब अनुमति दी गई है और कम से कम पॉल्यूशन फैले, इसका भी खास तौर पर ध्यान रखा गया है। जी बिल्कुल राजीव, क्योंकि आतिशबाजी भी होती है जब रावण का दहन होता है। कई बार ऐसा होता है कि रावण जब बनाया जाता है तो उसमें भी पटाखे रखे जाते हैं, आतिशबाजी की जो वस्तुएं हैं वो रखी जाती हैं, ताकि रावण दहन के साथ जो है बेहतरीन आतिशबाजी का लोग लुत्फ ले सकें। क्या इस बार उनसे परहेज किया जाएगा, क्योंकि कोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया था, दिल्ली सरकार ने भी कहा था कि पटाखों पर बैन रहेगा। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें रावण दहन की, तो रावण दहन के अंदर जब भी रावण बनाया जाता है तो उसके अंदर आतिशबाजी ज़रूर लगाई जाती है और कहीं न कहीं उसी आतिशबाजी को देखने के लिए काफ़ी श्रद्धालु भी आते हैं और लगातार ये कोशिश की जाती है कि रावण किसका कितना ज़्यादा आतिशबाजी करता है और कहीं न कहीं उसी हिसाब से रावणों की गिनती की जाती थी। मगर अब की बार क्या है, बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार के पॉल्यूशन को मद्देनजर रखते हुए पटाखों पर बैन लगाई है, यहाँ तक कि ग्रीन लेवल के पटाखों पर भी बैन लगाई हुई है। तो
कहीं न कहीं रावण की जो कह सकते हैं शान है या फिर कहें जो बरकरार हर बार रहती है कि पटाखे लगाए जाते हैं उसके अंदर, वो शायद पटाखे अब की बार नहीं देखने को मिलेंगे। मगर जिस तरीके से रावण की जो लंबाई है यानी कि कह सकते हैं जो 150 फीट होती थी या 200 फीट होती थी, वो कहीं न कहीं अब 50 फीट ज़रूर रह चुकी है और 50 फीट के रावण के अंदर कितनी आतिशबाज़ी होती है और कितना पॉल्यूशन होता है, ये भी गौर करना होगा। मगर दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लव कुश यानी कि लाल किले से इस रावण का दहन देखेंगे और कहीं न कहीं ये कोशिश भी की जाएगी कि जो पॉल्यूशन है, वो किस हद तक फैलता है और कहीं न कहीं उसको कंट्रोल करने के लिए और कोविड गाइडलाइन को नियमों का पालन कराने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से या दिल्ली पुलिस की तरफ से कितनी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी या फिर कहें सोशल डिस्टेंसिंग की अगर धज्जियां उड़ाई जाती हैं तो कहीं न कहीं दिल्ली सरकार के ऊपर ही सवाल उठता हुआ नजर आएगा। जी। बिल्कुल राजीव, एक और अहम सवाल, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है कुछ पर्टिकुलर जगहों पे नहीं होते हैं, हर कॉलोनी अपना एक अलग से रावण दहन का कार्यक्रम जो है करती है, अपने आसपास के इलाकों पे या घर के आसपास के क्षेत्र में जो है रावण जलाती है। कुछ क्या गाइडलाइंस तय की गई है, क्योंकि एक समिति तो है नहीं जो रामलीला करती है, कई समितियां हैं, कई मंडल हैं जो रामलीला का आयोजन करवाते हैं और उसके बाद रावण दहन का कार्यक्रम करते हैं, जगह जगह पर रावण दहन किया जाता है। इनके लिए कुछ गाइडलाइंस आई हैं क्या सरकार की तरफ से, कुछ मानक तय किए गए हों? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली के अंदर छोटी-छोटी कमेटियाँ भी हैं जो रामलीला करती हैं, कॉलोनियों के अंदर भी रामलीला की जाती है मगर अब की बार छोटी क जैसे रामलीला जो कमेटियाँ थी उनको परमिशन नहीं दी गई है, यानी कॉलोनियों के अंदर जो परमिशन होती थी वो नहीं दी गई है। हम्म। बड़ी रामलीला कमेटियों को ही परमिशन दी गई थी ताकि वो सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा जो है वो मेंटेन कर सकें। मगर इसी के लिए कहीं न कहीं लव कुश रामलीला कमेटी की बात करें या फिर क्या से लाल किले की जो अंदर जो रामलीला कमेटियाँ हुआ करती थी उसको परमिशन दी गई थी। बड़ी कमेटियों को ज़रूर दी गई थी और कहीं न कहीं ये भी कोशिश किया गया था कि अगर कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं किया जाता है, तो दिल्ली पुलिस के पास एक अधिकार था कि उन कमेटियों के लाइसेंस जो थे, वो रद्द किए जा सकते थे और इसी को लेकर रामलीला कमेटी के द्वारा ही लव कुश रामलीला कमेटी जो थी, वो कहीं न कहीं एक बार तो कहीं न कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा नहीं बना पाई थी और जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस ने उनके ऊपर कार्रवाई की। हम्म। मगर जिस तरीके से अब रावण दहन किया जा रहा था, उसके अंदर भी लगभग कह सकते हैं काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर लोग बाग आते हैं, बड़े-बड़े ग्राउंडों के अंदर जहाँ पर रावण लगाए जाते हैं और रावण के साथ-साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ के भी पुतले होते हैं, उनको भी जलाया जाता है। मगर कहीं न कहीं उनको देखने के लिए लोग बाग जो है काफ़ी बड़ी संख्या में आते हैं और कहीं न कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा भी कहीं न कहीं टूटता हुआ नज़र आता है। मगर इसी के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से भी बात करें या फिर दिल्ली सरकार की तरफ से बात करें, दोनों तरफों से कोशिश यही की जा रही है कोविड गाइडलाइनों का नियमों का पालन हो। लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ-साथ मास्क भी लगा के रखें ताकि वायरस का जो खतरा है वो भी कम से कम हो सके। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पॉल्यूशन की, तो पॉल्यूशन के मद्देनजर रखते हुए भी दिल्ली सरकार की तरफ से कोशिश की गई है कि पटाखों पर बैन रहे। मगर देखना होगा रावणों के जब रावण का जो दहन होगा यानी कि पुतले जो जलाए जाएँगे उसके अंदर कितनी आतिशबाज़ी की जाती है, उनसे कितना पॉल्यूशन फैलता है। अगर ज़्यादा पॉल्यूशन फैलता है तो कहीं न कहीं दिल्ली सरकार की फिर दोबारा से मुश्किल बनेगी क्योंकि दिल्ली के अंदर जैसे-जैसे ठंड आती जा रही है तो कहीं न कहीं पॉल्यूशन का स्तर भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जी। बिल्कुल, यहाँ राजीव एक सवाल ज़रूर उठता है, क्योंकि देखिए हाइट को कम किया गया है, इसका मतलब है कि प्रयास ये किया जा रहा है कि कोई बहुत भव्य तौर पर इसको कार्यक्रम को ना मनाया जाए, क्योंकि केवल आस्था लोगों की इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई है। हम हमेशा मानते हैं कि असत्य पर सत्य की विजय हुई है, उसका ये प्रतीक है, उस प्रतीक को मनाना बेहद ज़रूरी है ताकि लोग हमेशा याद रख सकें कि असत्य पर हमेशा ही सत्य की विजय होती है। तो प्रतीकात्मक एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इस बार का त्योहार रहेगा, ना आतिशबाजी होगी, ना बड़े-बड़े रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण की जो है जो स्टैचूज़ लगाए जाते थे वो इतने बड़े लगेंगे, ना इतने भव्य मेले किए जाएँगे, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से कि मतलब लोगों को आहत ना हो, उनकी जो भावना है वो आहत ना हो, उस प्रकार से सरकार ने फैसला लिया है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। दिल्ली सरकार ने इस तरफ ज़्यादा ध्यान दिया था कि लोगों की जो भावनाएँ हैं रामलीला को लेकर हुँ। या रामलीला कमेटियों को जो कहीं न कहीं परमिशन दी गई थी कि लोगों की जो भावनाएँ हैं या आस्थाएँ हैं, वो कहीं न कहीं जुड़ी रहे जो राम के साथ थी। मगर वो इसी को लेकर कहीं न कहीं दिल्ली सरकार ने ये भी तय किया कि प पॉल्यूशन ना हो, उसको लेकर भी कहीं न कहीं गाइडलाइन बनाई गई थी और कहीं न कहीं पटाखों पर रोक लगाई गई थी। और इसी को लेकर कहीं न कहीं अब रावण की जो दहन है, यानी कि जो उसकी पहले हाइट हुआ करती थी, यानी कि लगभग 200 फीट की, 250 फीट की, 150 फीट की, तो कहीं न कहीं उसको भी कहीं न कहीं कम कर दिया गया ताकि जब रावण जलता है तो कहीं न कहीं जो पॉल्यूशन का स्तर है वो भी बढ़ता है। हुँ। उसको जब हाइट कम कर दी जाएगी यानी कि 50 फीट की कर दी जाएगी या फिर 30 फीट की कर दी जाएगी, तो पॉल्यूशन भी उतना ही कम हो पाएगा।
मगर हम्म। दिल्ली सरकार की माने तो दिल्ली सरकार पॉल्यूशन की तरफ और रामलीला कमेटियों की तरफ भी ध्यान रख रही है और लोगों की जो आस्था है उसका तरफ भी ध्यान रखती हुई नजर आ रही है और इसीलिए कहीं ना कहीं ग्रीन लेवल के पटाखों पर रोक लगाई गई और रामलीला के अंदर जो कमेटियों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग की बात की गई, सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे के लिए दिल्ली पुलिस को भी तैनात किया गया तो ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और कहीं ना कहीं जो मास्क है लोग बाग मास्क लगा के आए तो यानी कि सीधे सीधे कहें तो कोरोना का नियमों का भी पालन हो सके और लोगों की जो आस्था है वो भी बरकरार रहे। मगर देखना है कि पूरी रामलीला जब निकल चुकी है तो कहीं ना कहीं लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा जरूर बनाया है मगर कहीं ना कहीं जो मास्क का कहीं ना कहीं कसते इस्तेमाल नहीं किया गया है तो उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं सख्ती होनी चाहिए थी, वो भी दिल्ली पुलिस ने करी है मगर कहीं ना कहीं उसमें भी थोड़ी बहुत लापरवाही जरूर देखने को मिली। मगर अब बात करें आज रावण दहन की, जब बड़े बड़े ग्राउंडों के अंदर रावण दहन होगा तो उसके अंदर भी कार्रवाई होगी क्या लोग बाग जो है वो मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें और जो अधिकारी होंगे अगर किसी रामलीला कमेटी के द्वारा कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की जाती है या फिर कहीं ना कहीं लापरवाही की जाती है तो उनके ऊपर किस तरीके की कार्रवाई होगी ये जरूर देखना होगा। और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री जो रामलीला कमेटी के अंदर मौजूद रहेंगे वो किस तरीके से नियमों का पालन देखते हैं या फिर उनके द्वारा कहीं ना कहीं कहते हैं रावण जो जलाया जाएगा उसके अंदर कितनी आतिशबाजी होती है ये सारा चीज देखनी होगी कि ताकि बिल्कुल। पॉल्यूशन का स्तर भी बना रहे और उसको भी कैसे घटाया जा सके। और दूसरा रावण के लिए जो दहन होगा उसके अंदर जो कोविड गाइडलाइन होगी उसका भी पालन हो सके तो दोनों तरफ देखना होगा दिल्ली सरकार किस तरीके से पालन करती है और रामलीला कमेटियां भी किस तरीके से पालन करवाती हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद राजीव जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। लगातार आपसे इस खबर पे अपडेट भी लेते रहेंगे क्योंकि अभी दशहरे का केवल मंच सजा एक तरीके से आप कह सकते हैं, तैयारियां हुई हैं, रावण बनाए गए होंगे, लगाए गए होंगे, लेकिन शाम के बाद अपडेट सामने आएगा कि आखिरकार कितना लोगों ने नियमों का पालन किया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अकाली दल अध्यक्ष को गिरफ्तार कर वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ एक बस में सेक्टर 3 के पुलिस स्टेशन ले जाया गया। अकाली वर्करों ने पंजाबी विरोधी साजिश रचने के लिए कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इससे पहले एक सभा को संबोधित करते हुए जब बैरिकेडिंग करके राज्यसभा की ओर जाने से रोका गया तो सरदार बादल ने कहा कि दूसरी बार है जब केंद्र ने पंजाब पर अपने अधिकार को थोपा है। केंद्र ने तीनों कृषि कानून लाकर राज्य के किसानों के साथ भेदभाव किया और अब ये सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का विस्तार कर राज्य के आधे से अधिक कानून और व्यवस्थाओं पर प्रभावी रूप से नियंत्रण कर रहा है। इस कदम को राज्य के संघीय ढांचे पर हमला करार देते हुए बादल ने कहा है कि अब श्री दरबार साहिब, दुर्गियाना मंदिर और राम तीर्थ जैसे हमारे पवित्र धार्मिक स्थल भी केंद्रीय बलों के नियंत्रण में आ जाएंगे। अकाली दल इस गलत फैसले के लिए लड़ेगा क्योंकि हम संघीय संरचना के लिए खड़े रहते हैं। ये निंदनीय है कि मुख्यमंत्री 5 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के दौरान पंजाब विरोधी कदम पर सहमति जताते हैं। चन्नी के कुछ महीने पद पर रहने के लिए राज्य के हितों को बेच दिया है। तो आपको बता दें कि सुखबीर बादल कल बैठे धरने पर क्योंकि बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया गया है, यानी कि जो 15 किलोमीटर का दायरा पहले बीएसएफ के इसमें आता था उसे अब 50 कर दिया गया है। ये मात्र फैसला देखिए पंजाब के लिए नहीं लिया गया है, ये फैसला राजस्थान के लिए भी है, ये फैसला गुजरात के लिए भी है। गुजरात का आप कह सकते हैं कि कम किया गया है। गुजरात का पहले 80 किलोमीटर का दायरा आता था और अब उसे 50 कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल का दायरा भी जो है वो भी बढ़ाया गया है, वो भी 50 किलोमीटर तक का कर दिया गया है। पंजाब का सीधे तौर पर कहना है कि ये हमारे संघीय ढांचे पर सीधा हमला है क्योंकि हमारे आधे से ज्यादा तीर्थ स्थल जो है अब केंद्र के इसमें आ जाएंगे। मेरे साथ मेरे संवाददाता अमित कुमार लाइव जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से। अमित, क्या कहेंगे आप, क्योंकि बीएसएफ के अधिकारों को जैसे ही केंद्र सरकार ने बढ़ाया यानी कि 15 किलोमीटर के दायरे से उसे 50 किलोमीटर के दायरे में कर दिया, नाराजगी सीधी तौर पर देखी जा रही है। एक नहीं, सब इसका विरोध कर रहे हैं। चाहे मैं पंजाब सरकार की बात कर लूं, चाहे अकाली दल की बात कर लूं, अलग बात है कि अकाली दल इस समय इसका आरोप जो है मुख्यमंत्री चन्नी पर ही लगा रही है। सीधे तौर पे आरोप मुख्यमंत्री पे इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने जब वो होम मिनिस्टर अमित शाह से मिलने गए तो उनसे बॉर्डर सील करने की बात की गई थी कि क्योंकि कहीं ना कहीं बार बार बातें उठ रही थी बॉर्डर से हथियार, ड्रग्स वगैरह अन्य अगर हम कहें कि गैर कानूनी सामग्री आ रही थी, जिसमें उन्होंने जोर दिया था कि बॉर्डर को सील कर दिया जाए। पर जब इस विनती की बॉर्डर को सील कर दिया है उसको किसी और तरीके से इंटरप्रेट करके अगर हम कहें कि अब ये नया ऑर्डर है कि बॉर्डर के जो है उसका एरिया बीएसएफ जो हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसका वर्क फोर्स एरिया या हम कहेंगे जहां पे उनका इन्फ्लुएंस है उसको बढ़ा दिया गया है, 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर कर दिया है। अब इस 50 किलोमीटर के इंक्रीज को हम कैसे देखें? देखिए, जब बॉर्डर से अगर हम 50 किलोमीटर का दायरा कंसिडर करते हैं तो बहुत सारी चीजें एक साथ बदल जाती है। तो एक सबसे बड़ा एग्जांपल मैं अमृतसर का देता हूँ
क्योंकि अगर हम अमृतसर हरमंदिर साहब की बात करते हैं तो अगर हम कहें कि कटारी अटावा बॉर्डर से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर है, मतलब कि कहीं ना कहीं पूरा अमृतसर ही बीएसएफ फोर्स के अंदर आ जाता है। तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है, क्योंकि सीधे तौर पे पंजाब सरकार की हम बात करें, चाहे हम अकाली दल की बात करें, चाहे हम आम आदमी पार्टी, उन सब में कहते हैं कि इस एक कदम से पंजाब का जो टोटल एरिया है उसका 50% सीधे तौर पे बीएसएफ के अंडर आ जाता है। तो क्या अब पंजाब सरकार इन एरियाज में रूल नहीं कर सकती, क्योंकि सीधे तौर पे बीएसएफ का रूल होगा कि यहाँ पे बीएसएफ अपनी मर्जी से कोई भी कदम उठा सकती है, चाहे वो केस रखना रजिस्टर करना हो, चाहे कोई कार्रवाई करनी हो, वो सब बीएसएफ के अंडर आ जाती है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। और सीधे तौर पे ही केंद्र सरकार, क्योंकि देखिए लॉ एंड ऑर्डर अगर हम कहें कि बात करते हैं तो स्टेट सब्जेक्ट आता है, तो उस पे ही केंद्र सरकार स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर एक तरह से अपना कब्जा या हक जताती हुई नजर आ रही है। इसको सीधे तौर पे इसके ऊपर हमला करते हुए कहा जा रहा है। चाहे मैं आप बात करूं कि इसके चलते ही अगुवाई शिरोमणि अकाली दल ने कल पंजाब के गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित के घर के आगे धरना भी दिया था, प्रदर्शन भी किया था। हालांकि उनको पंजाब राजभवन के आगे नहीं पहुंचने दिया, उसके आसपास ही बैरिकेड करके रोक दिया गया था। उसके बाद हम क्या है कि सभी को हिरासत में भी ले लिया गया। पर वहां पे जब वो पहुंचे तो उनकी एक ही डिमांड थी कि ये जो कदम उठाया गया इसको रोल बैक किया जाए, क्योंकि 15 किलोमीटर का बॉर्डर एरिया जो इन्फ्लुएंस है वो सफिशिएंट है। पर जो 50 किलोमीटर का जब इस एरिया को फैक्टर इन किया जाता है तो 50,000 स्क्वायर किलोमीटर जहां पंजाब का एरिया, उसमें से 25,000 स्क्वायर किलोमीटर बीएसएफ के अंडर आ जाए, मतलब आधा पंजाब स्टेट के कंट्रोल से बाहर चला जाएगा। तो इसको लेके सीधे तौर पे सवाल किया जा रहा है कि क्या केंद्र सरकार पंजाब सरकार के या हम कहें कि पंजाब के हकों को अपने अंडर लेना चाहती है, क्या पंजाब में कहीं ना कहीं गवर्नर रूल लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस कदम से कुछ ऐसा ही मैसेज दिया जाता है। पंजाब के स्पोर्ट्स मिनिस्टर प्रगट सिंह ने भी कल बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसके लिए उन्होंने सीधे तौर पे कैप्टन अमरिंदर सिंह को जिम्मेदार ठहराया। जी हाँ, उन्होंने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि वो 2 बार दिल्ली गए और दोनों बार कोई ना कोई शरारत करके आए। जैसे पहली बार जब वो दिल्ली गए थे तब पैडी की प्रोक्योरमेंट उन्होंने 1 हफ्ता लेट उठा दी, ये उनका कहना है। वहीं दूसरी बार जब वो दिल्ली गए तब ये ऑर्डर सामने आया था जिसमें बीएसएफ का अगर हम कहें कि वर्किंग एरिया 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर कर दिया है। तो सीधे तौर पर प्रगट सिंह की तरफ से ये सारा इल्जाम कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर लाया गया है। तो वहीं सुनील जाखड़ को डिफेंड करते हुए नजर आए। उन्होंने सीधे तौर पे देखिए सबसे पहला अगर हम कहें ट्वीट या मैसेज जिसने फॉरवर्ड किया तो सुनील जाखड़ थे, जिन्होंने सीधे तौर पे ही चरणजीत चन्नी के ऊपर सवाल खड़े किए थे, क्या जाने अनजाने में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी होम मिनिस्टर अमित शाह को सहमति दे आए थे इस बड़े कदम को उठाने के लिए। तो इसके ऊपर उन्होंने सीधा सवाल खड़ा किया था, जिसके बाद बाकी सबने इसका विरोध किया। खुद मुख्यमंत्री ने इसका विरोध किया, बकायदा ट्वीट करके। एक सवाल बार बार यहाँ पे खड़ा हो रहा है, क्योंकि अगर बीएसएफ की बात करते हैं तो बीएसएफ को मात्र 2 चीजों में अधिकार दिया गया है। अधिकारों की जो वृद्धि हुई है वो 2 मानकों पर हुई है, पहला ड्रग्स के मैटर पर और दूसरा हथियारों के मैटर पर। इसके अलावा किसी भी न्यायिक प्रक्रिया या फिर किसी भी कार्रवाई में बीएसएफ हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। मैं जवाब लूंगी अमित आपसे, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के लिए रुक रही हूँ, उसके बाद आपसे जवाब लेती हूँ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधा अमित के पास चलेंगे। अमित, केवल 2 क्षेत्रों में अधिकार बढ़ाए गए हैं, उसको लेकर के क्योंकि नाराजगी है और इसको लेकर के बार बार केंद्र कह रहा है कि केवल हथियार और ड्रग्स में हमने अधिकार क्षेत्र बढ़ाए हैं, बाकी किसी भी चीजों में बीएसएफ इंटरफेयर नहीं करेगा। देखिए 3 चीजें अगर कहें कि जो बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र है, सर्च, सीज एंड अरेस्ट, ये 3 पहलू है जो बिल्कुल बराबर पुलिस के बराबर राइट्स देते हैं। हाँ, ये जरूर है कि मेन जो अगर अरेस्ट होगी इन दोनों चीजों में होगी, पर सवाल ये उठता है कि कार्रवाई आगे नहीं कर सकता बीएसएफ, पर फर्स्ट स्टेप बीएसएफ खुद ले सकता है। तो इसको लेकर टकराव की स्थिति बन सकती है, क्योंकि बाद में भले ही पंजाब पुलिस को क्राइटेरिया या केस टेक ओवर करने दिया जाए, पर स्टार्टिंग में इन्फ्लुएंस इसका रहेगा। ये बहुत ज्यादा लोगों में कंफ्यूजन है। तो देखिए जहां पर बीएसएफ का एरिया आता है, नॉर्मली कंप्लेन बीएसएफ के पास जाती है, उसके बाद वो पंजाब पुलिस को कैरी फॉरवर्ड होती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस बैक सीट पे आती हुई नजर आ रही है। तो यही सवाल बार बार वो करते हुए नजर आ रहा है कि क्यों, कि कौन किसको प्रायोरिटाइज करेंगे। जहां पे बीएसएफ का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस आ जाएगा तो आम जनता कहां जाएगी, क्या पंजाब पुलिस के पास जाएगी या फिर बीएसएफ के पास जाएगी। तो ये सब बहुत बड़ा सवाल उनकी तरफ से बार बार उठाया जा रहा है
और कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि बीएसएफ का एरिया इन्फ्लुएंस बनाकर माहौल भी बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। उनके साथ कहें कि पोलराइज किया जा रहा है लोगों को, माहौल पोलराइज किया जा रहा है, क्योंकि अगर इसी तरह चलता रहा तो कहीं जल्दी ही शायद पंजाब में गवर्नर रूल लगाने की बात हो सकती है। ये प्रगट सिंह का कहना है। देखिए सीधे केंद्र मंत्री, अगर हम कहें, माफ कीजिएगा, कि कैबिनेट मिनिस्टर प्रगट सिंह ये कह रहे हैं कि जो ये कदम उठाया जा रहा है, ऐसे में परिस्थितियां ये बन जाएगी शायद पंजाब में माहौल खराब हो सकता है और इसके बाद गवर्नर रूल लग सकता है। तो उन्होंने इस तरह से ये बात कही कि पंजाब का माहौल खराब करके गवर्नर रूल लगाकर पंजाब सरकार को हटाने की कोशिश कर सकती है केंद्र सरकार। ये उनका कहना है। जी बिल्कुल। अमित, कल मजीठिया जी भी अपनी बात रख रहे थे। जब वो अपनी बात रखते हैं तो उन्होंने इस बात को कहा कि पंजाब के फैसले केवल पंजाबी ही लेंगे या पंजाब की सरकार ही लेगी। लेकिन अगर राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें तो यकीनन अभी हालिया दौर में कुछ चीज़ें बदली हैं, कुछ टेक्निक्स बदली हैं। हम और आप लगातार क्योंकि कवरेज को देख रहे हैं, कई बार जो ड्रोन्स आते हैं, क्योंकि ड्रोन्स के अंदर आने की क्षमता, क्योंकि अभी तक जो थे वो 15 से 20 किलोमीटर के दायरे तक ही केवल जो है उड़ने की ताकत रखते थे या प्रवेश करने की क्षमता रखते थे। अब चाइना ने नए ड्रोन्स जो है पाकिस्तान को दिए हैं जिनकी क्षमता और आगे तक बढ़ने की है, यानी तकरीबन आप कह लीजिए 40 से 45 किलोमीटर अंदर तक को प्रवेश कर सकते हैं। वेट बहुत कम है। इससे पहले घटनाक्रम हो चुका है कि 20 किलोमीटर के दायरे में क्योंकि वो प्रवेश कर चुका था और उस पर बहुत ज़्यादा सामग्री नहीं थी, उसका खुद का वेट बहुत ज़्यादा नहीं था, इसलिए उसको जो है देख नहीं पाई हमारी बीएसएफ की टीम, जो है उसको ऑब्टेन नहीं कर पाई। लेकिन अब जो है इसीलिए वो कह रहे हैं कि हम दायरा बढ़ा रहे हैं क्योंकि अब टेक्निक्स बदल चुकी हैं। समान चीज जो अफगानिस्तान की स्थिति पर भी उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में क्योंकि तालिबान का शासन आ चुका है, पीओके में लगातार आतंकियों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सीमावर्ती राज्यों को सुरक्षित रखें, इसलिए इस प्रकार का फैसला लिया गया है। देखिए हमने ड्रोन की बात की, ड्रोन के लेके हम पहले आपको बता दें कि जो ड्रोन का इन्फ्लुएंस है पंजाब में सभी बॉर्डर्स विलेजेस में या गांव और जिलों में ड्रोन उड़ाने की परमिशन नहीं है, वहां पे कंप्लीट ड्रोन बैन है। जी हाँ, पंजाब ने पहले ही, अगर हम कहें बीएसएफ की तरफ से पहले ही ऑर्डर्स आए हुए हैं कि इन सभी एरियाज में ड्रोन नहीं उड़ाए जा सकते, सभी बॉर्डर एरिया, और ये एरिया तकरीबन 25 से 50 किलोमीटर के बीच का है जहां पे ड्रोन्स को उड़ाने की बिल्कुल अनुमति नहीं है। और अगर किसी शादी और फंक्शन के लिए ड्रोन उड़ाना भी है तो सिर्फ इंडोर अलाउड है, वो भी परमिशन लेने के बाद। तो ये कदम कह सकते हैं पहले से ही अपनाए जा चुके हैं, चाहे पंजाब पुलिस की बात हो चाहे बीएसएफ की बात हो, ये पहले ही कदम उठाए जा चुके हैं। तो इसमें ड्रोन का एग्जांपल लेके अगर हम बीएसएफ का वर्क एरिया इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं, बढ़ाने की बात करें, तो वो गलत होगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम कहें ड्रोन के लिए नो फ्लाइंग जोन पहले ही डिक्लेयर किया जा चुका है और उसको लेके बकायदा नोटिफिकेशन भी जारी हो चुकी है। तो हम उस चीज को देखकर हम जरूर ना ले सके क्योंकि वो पॉइंट पहले ही कवर किया जा चुका है। पर सवाल ये होता है कि हाँ, ये जरूरी हो जाता है कि अगर ड्रोन 30 किलोमीटर के क्षेत्र में मिलता है तब जरूर उनको सर्च रेसिस्ट के लिए, हम कहेंगे कार्रवाई करने के लिए परमिशन चाहिए होती है। तो ऐसे में इस एंगल से हम देखें तो बिल्कुल सही कदम है। पर सवाल फिर वही आता है कि कौन कार्रवाई करेगा? क्या पंजाब पुलिस सक्षम नहीं है वहीं पर कार्रवाई करने में? क्या हर जो अगर हम कहेंगे टेररिस्ट, बिल्कुल, यानी केंद्र को क्लियर करना पड़ेगा कि क्षमता पर शक करके उसने ये फैसला नहीं लिया है, सुरक्षा मानकों के अनुसार लिया है। प्राथमिकता पर अगर वो पंजाब पुलिस को ही रखती है तो फिर ये फैसला एक हिसाब से स्वीकार किया जा सकता है, फिर इसको आधिपत्य नहीं माना जाएगा केंद्र का किसी भी तरीके से। यकीनन कई मुद्दे हैं। धन्यवाद अमित मेरे साथ जुड़ने के लिए। अमित मेरे संवाददाता चंडीगढ़ से मेरे साथ लाइव जुड़ रखे थे। सियासत का एक बड़ा मुद्दा बीएसएफ के अधिकारों का विस्तार है, पंजाब में खासकर, पश्चिम बंगाल में भी इसको लेकर के नाराजगी है। आगामी समय में केंद्र इस पर क्या सफाई देता है, ये देखने वाली बात जरूर होगी। आगे बढ़ते खबरों में, पंजाब कांग्रेस में लंबे समय से जारी सियासी तनातनी के कम होने के आसार दिख रहे हैं। दिल्ली आए नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा ही उनके नेता हैं। पंजाब कांग्रेस में सत्ता परिवर्तन के बाद भी राजनीतिक संघर्ष जारी है और उसे सुलझाने की कवायद भी लगातार हो रही है। हालांकि एक बार फिर पंजाब को लेकर दिल्ली से मोहाली तक हलचल तेज हो चुकी है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात की तो दिल्ली स्थित पंजाब भवन में नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के कई नेताओं से मिलने पहुंचे। मैंने पंजाब के प्रति, पंजाब कांग्रेस के प्रति जो भी मेरे कंसर्न्स थे वो पार्टी हाई कमांड को बताए हैं, उनकी अभिव्यक्ति की है और मुझे पूरा भरोसा है कांग्रेस प्रेसिडेंट पे, प्रियंका जी पे और राहुल जी पे कि वो
जो भी निर्णय लेंगे वो कांग्रेस और पंजाब के हित में होगा। मैं पहले से ही उन्हें सर्वस्व मानता हूं और उनके हर आदेश का। कुलबीर तिवारी मेरे साथ ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं, उनसे इस खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं। कुलबीर जी, क्या कहेंगे? अब ये कहा जा सकता है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने वापस अपनी जगह पर आने का विचार कर लिया है, डिक्लेयर कर दिया है कि आला कमान ही उनके नेता हैं और पंजाब के जिन मुद्दों पर उन्हें ऐतराज था उन मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रख दी है। देखिए, बिल्कुल इस मुलाकात के बाद नवजोत सिंह सिद्धू की जो बॉडी लैंग्वेज थी या फिर जो उन्होंने बातचीत की, उससे साफ है कि वो अपने मुद्दों से या फिर जो कंसर्न है या फिर जो एतराज उन्होंने उठाए से उससे पीछे हटने वाले नहीं है। लेकिन इससे एक बात और साफ थी कि कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू का जो अध्यक्ष पद है वो उस पर बरकरार रहेंगे फिलहाल, क्योंकि हरीश रावत ने भी कल कहा था कि एक बड़ा ऐलान जो है वो आज किया जा सकता है। तो हो सकता है कि आज वो ऐलान जो है वो कर दिया जाए कि नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा जो है वो नामंजूर किया गया है और वो अपने पद पर बने रहेंगे और काम करते रहेंगे। और जहां तक एतराज की बात है, जिस तरह से जो वीके उप्पल और उनको बदला गया है, उनकी जगह अब जो विजिलेंस के डीजीपी हैं, विजिलेंस के जो अतिरिक्त कार्यभार चट्टोपाध्याय को सौंपा गया है, तो कहीं ना कहीं चट्टोपाध्याय को डीजीपी बनाना चाहते थे नवजोत सिंह सिद्धू, और इसी को लेकर उन्होंने इतराज जो है वो जताया था। और कहीं ना कहीं अब एक उनकी मंशा जो है वो पूरी तरह करने की तरफ जो सरकार है कांग्रेस की वो बड़ी है। हालांकि उनको विजिलेंस का डीजीपी बनाया गया है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू के जो तेवर हैं उनको नरम करने की दिशा में ये कदम जो है वो बढ़ाया गया है। और इस मुलाकात के बाद तुरंत ये ऑर्डर जो है वो जारी किए गए हैं सरकार द्वारा, पंजाब सरकार द्वारा। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि नवजोत सिंह सिद्धू की जो नाराजगी है अब उसको दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। और जो मुलाकात हुई है दिल्ली में, उसके बाद ये लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। बिल्कुल कुलबीर जी, क्योंकि अब ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के लिए रुक रही हूँ, उसके बाद आपसे चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। ब्रेक में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुंबई पुलिस जल्द ही मुंबई एनसीपी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को समन भेज करके पूछताछ के लिए बुला सकती है। वानखेड़े के जासूसी के आरोप के बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर में एडिशनल कमिश्नर रैंक के अधिकारी को मामले की जांच के आदेश दिए गए थे। आपको बता दें कि वानखेड़े ने आरोप लगाया था कि मुंबई पुलिस के लोग उनका पीछा कर रहे हैं और उनके मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। वानखेड़े के मुताबिक किसी संदर्भ में 2 पुलिस कर्मियों ने उनका कब्रिस्तान से सीसीटीवी फुटेज लिया था। कब्रिस्तान पर वानखेड़े अक्सर जाते हैं जहां उनकी मां की कब्र है। इस बीच समीर वानखेड़े की कथित जासूसी के मामले में अहम खुलासा हुआ है। सीसीटीवी में दिख रहे दोनों कांस्टेबल ओशिवारा के डिटेक्शन विभाग में हैं। सूत्रों ने बताया है कि जैसे ही इनकी तस्वीर मीडिया में आई वैसे ही दोनों से उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने पूछताछ की। पूछताछ में दोनों ने बताया है कि उन्हें याद नहीं है कि ये फोटो कब का है। उन्हें ये भी याद नहीं है कि वो लोग वहाँ क्यों गए थे। सूत्रों के मुताबिक कांस्टेबल ने बताया है कि पुलिस अक्सर इधर उधर जा करके अपने जुरिडिक्शन के लोगों से मिलती है और बातचीत करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई किसी की जासूसी कर रहा है। उन्होंने कहा कि उन दोनों जुरिडिक्शन को किसी की भी जासूसी करने की को लिए नहीं कहा गया था। जानकारी के लिए बता दें कि समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया है कि यहाँ कुछ पुलिसकर्मी उनका और उनके अधिकारियों का अवैध रूप से पीछा कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि समीर वानखेड़े ने एक बड़ा आरोप मुंबई पुलिस के ऊपर लगाया था, उनके अधिकारियों के ऊपर लगाया था, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि कुछ अधिकारी हैं जो पीछा कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं। कब्रिस्तान का अभी हाल ही में एक वीडियो भी इनका सामने आया था जिसको लेकर के खासी नाराज़गी उन्होंने जताई है। जिसके बाद
एक वीडियो में 2 पुलिसकर्मी नज़र भी आए। उनका सीधे तौर पर कहना है कि हमें किसी के पीछे करने की ज़रूरत नहीं है, हम जुरिडिक्शन करते रहते हैं और उस दरमियान वहाँ गए होंगे, लेकिन हमें याद नहीं है कि ये फ़ोटो कब की है और हम वहाँ क्या करने गए थे। इसके बाद कई सवाल खड़े हो जाते हैं। देखिए, समीर वानखेड़े का कहना है कि कब्रिस्तान वहाँ जहाँ वो बार बार जाते हैं, वहाँ उनकी माँ की कब्र है, इसलिए वो वहाँ बार बार जाते हैं और उस दरमियान उनका पीछा किया गया। अवैध रूप से खुद के और उनके अधिकारियों की पीछा करने का आरोप भी उन्होंने लगाया है। देखिए, इस समय एनसीबी और के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डालने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे राजनीतिक दबाव की बात कर लीजिए इस समय, क्योंकि एनसीपी जो है उसकी तरफ से भी प्रेशर डाला गया है। सत्यप्रकाश सोनी मेरे संवाददाता मेरे साथ मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, क्या कहेंगे आप, क्योंकि जिस तरीके से वानखेड़े ने आरोप लगाया, समीर वानखेड़े ने, कि मेरा पीछा किया जा रहा है, अब उसकी फुटेज भी सामने आई है जिसमें 2 पुलिस वाले पीछे जाते नजर भी आए, तस्वीर भी उनकी सामने आई है, लेकिन उनका कहना है कि हम वहां क्यों गए थे ये हमें नहीं मालूम है, ना हमें इस फोटो के बारे में जानकारी है। बिल्कुल काव्या जी, देखिए इस तरह से क्रूज ड्रग्स मामले की जांच जो है एनसीबी कर रही है। इस दौरान एनसीबी के डायरेक्टर समीर वानखेड़े जब मुंबई के ओशिवरा पुलिस स्टेशन की हद में बने कब्रिस्तान में गए थे, उस दौरान उन्होंने यह आरोप लगाया कि उनका कोई अज्ञात लोग पीछा कर रहे थे। इस तरह की शिकायत मुंबई पुलिस को उन्होंने दी थी। मुंबई पुलिस ने इस जांच के लिए एक आईपीएस अधिकारी को नियुक्त किया है। जांच में यह पता लगा है कि जो लोग पीछा कर रहे थे उन्होंने बकायदा समीर वानखेड़े का सीसीटीवी फुटेज भी वहां से लिया है। अब उसको लेकर जब जांच की गई तो पता लगा कि वो दोनों कांस्टेबल जो है मुंबई के ओशिवरा पुलिस स्टेशन में कार्यरत है। उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उन्हें यह याद ही नहीं है कि वह कब गए थे और किस उद्देश्य से गए थे, लेकिन उन्होंने एक बात कही है कि ऐसे अमूमन मुंबई पुलिस कहीं भी जाती है पूछताछ के लिए या किसी लोगों से मिलने के लिए, तो इस तरह की बातें कही है। लेकिन समीर वानखेड़े का सीधा तौर पे आरोप है कि जब से वह ड्रग्स मामले की जांच कर रहा है, खासकर क्रूज ड्रग्स मामले की जांच कर रहा है, इस दौरान जो है उनका जो है पीछा किया जा रहा है। अक्सर जब वह अपनी माँ से मिलने के लिए जाते हैं, जो कब्रिस्तान में मुंबई के ओशिवरा पुलिस हद में जो उनको दफन किया गया था, तो जाहिर तौर पर अक्सर वो जाया करते हैं, लेकिन वो बता रहे थे कि काफी दिनों से उनका पीछा किया जा रहा था। इस तरह की शिकायत दी है। फिलहाल इस शिकायत के बाद समीर वानखेड़े की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है और उनकी जो कार उनको दी गई थी वो कार भी वेल डेवलप कर दी गई है कि जिससे ज्यादा लोग उस कार में सफर कर सके। तो जाहिर तौर पर मुंबई पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है और मुंबई पुलिस लगातार यह कोशिश कर रही है कि आखिर कौन लोग है और इसके पीछे की मंशा क्या है। जी बिल्कुल, एक सवाल सत्यप्रकाश यहाँ पर खड़ा होता है, क्योंकि आपको याद होगा कि समीर वानखेड़े को लेकर के एनसीपी नेता ने भी कई बार सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सीधी तौर पर कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, इनके कॉल डिटेल्स निकलवाइए, क्योंकि किसी के कॉल करने पर इन्होंने 3 लोगों को छोड़ दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 बार जो है नवाब मलिक भी इन पर जो है सवाल खड़े कर चुके हैं। ये कहाँ तक आपको लग रहा है कि सरकार का क्या दबाव डालने का प्रयास है समीर वानखेड़े के ऊपर? देखिए, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि लगातार जिस तरह से एनसीपी नेता नवाब मलिक ने आरोप लगाया, सबसे पहला आरोप उन्होंने लगाया था कि किस तरह से जो क्रूज मामले में कार्रवाई की गई थी उस दौरान बीजेपी के 2 बड़े नेता जो है आर्यन खान और अरबाज बच्चन को लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका सीसीटीवी भी है और लोगों को मीडिया के कैमरे में भी कैद हुआ था। उसके ऊपर भी सवाल खड़ा किया गया था कि आखिर बीजेपी के पदाधिकारी वहां क्यों गए थे और इस तरह से वो कार्रवाई में शामिल होकर कैसे लेके आ सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जिस तरह से एनसीबी लगातार केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही है, केंद्र सरकार के ऊपर भी उन्होंने सवाल किया था और एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के ऊपर सवाल खड़ा किया था कि किस तरह से देर रात 3 बजे बीजेपी सहित तमाम अन्य लोगों को छोड़ दिया गया, जिसमें एनसीबी ने अपनी सफाई भी दी थी कि जिसके पास से हमें कुछ बरामद नहीं हुआ उन्हें हमने छोड़ा था। हालांकि हिरासत में 14 लोगों को लिया गया था, लेकिन एनसीबी शुरुआती दौर में कर रही थी, आज 8 लोगों को हिरासत में लिया गया, उनकी गिरफ्तारी की गई है। तो ये कहीं न कहीं सवाल बनता ही है। लेकिन जिस तरह से अब ड्रग्स मामले की जांच में जो है राजनीतिक गलियारे में हलचल देखी जा रही है, इससे नकारा नहीं जा सकता कि यह भी एक एंगल हो सकता है मुंबई पुलिस के लिए भी, समीर वानखेड़े के लिए भी। बिल्कुल सत्यप्रकाश, एक और अहम चीज़ है, क्योंकि जब आरोप लगा था तो एनसीबी को सामने आ करके सफाई देनी पड़ी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इस भरोसा दिया था कि हमारी जांच जो है निष्पक्ष होती है, हमारी जांच प्रक्रिया पर आज तक किसी ने सवाल नहीं खड़े किए हैं।
हम बिना किसी आधार के किसी को हिरासत में नहीं लेते हैं, न गिरफ्तार करते हैं, और जो भी हमारे हाथ सबूत लगे होते हैं उसे हम कोर्ट में पेश करते हैं। और हालिया दौर में जो है एक तरीके से बार बार मैं अगर महाविकास अघाड़ी सरकार की बात करूं, उनके घटक दलों की बात करूं, शिवसेना के घटक दलों की बात करूं, तो ये बार बार कह रहे हैं कि केंद्र की तरफ से कार्रवाई कराई गई है, वरना आर्यन खान के पास भी कुछ भी बरामद नहीं हुआ था। उन्हें गिरफ्तार करने का कोई अर्थ नहीं बनता था, उनकी हिरासत को लगातार बढ़ाने का भी कोई मतलब नहीं बनता। बिल्कुल, देखिए एनसीबी एक नेक्सस को खोलने की कोशिश कर रही है, जी, जिस तरह बॉलीवुड में नेक्सस है, लेकिन सबसे अहम बात ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब केंद्र की कोई एजेंसी, खासकर जांच एजेंसी, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई दे रही हो, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ। क्योंकि आपने देखा होगा सुशांत सिंह मैटर में कभी भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई, लेकिन आर्यन खान मामले में पहली बार ऐसा देखा गया कि आरोप लगने के बाद एनसीबी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी सफाई दी। तो जाहिर तौर पर यह कहीं न कहीं बड़ा मामला है। एनसीबी अगर इस तरह की सफाई देती है तो ये एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि अब तक जो नहीं हुआ ये एनसीबी ने अब क्यों किया। तो जाहिर तौर पर तमाम चीजें देखी जा रही क्योंकि इस बीच जो अगर मैं एनसीपी की बात कर लूं, एनसीपी बहुत प्रेशर डाल रही थी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सबूतों को दिखा रही थी कि किस तरीके से भाजपा के समर्थित जो लोग थे, उनके समर्थन में जो थे, उनकी तरफ से कॉल करवाया गया, उनको छुड़वा दिया गया। उस बीच उन्होंने कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, आप जवाब दीजिए हमको कि आखिरकार आपने उन लोगों को क्यों छोड़ा। उसके बाद जो है एनसीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का जवाब दिया था कि हमारी न्यायिक प्रक्रिया आपके लिए जवाब दे नहीं है, हम कोर्ट में अपने जो है जितने सबूत होते हैं, गवाह होते हैं, उन्हें पेश करते हैं। बिल्कुल, देखिए अगर एनसीबी इस तरह से करती है तो अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से महाविकास अघाड़ी ने एक के बाद एक बड़े संगीन आरोप लगाए, आज भी आरोप लगते जा रहे हैं कि किस तरह से एनसीबी जो है केंद्र के दबाव में इस तरह की छापेमारी कर रही है, जबकि कई लोगों के पास ड्रग्स बरामद नहीं हो। खासकर आर्यन खान के पास जिस तरह से एनसीबी खुद एक कहती है कि उनके पास से ड्रग्स बरामद नहीं हुआ, लेकिन आर्यन खान के संपर्क तमाम और ड्रग्स पेडलर के से है। इंटरनेशनल ड्रग्स ट्रैफिकिंग मामले में आर्यन खान का नाम आया है। तो ये भी एक मामला है कि लगातार जिस तरह से बॉलीवुड के तमाम सितारे जो है आर्यन खान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आर्यन खान के पक्ष में आकर अपनी बातें रख रहे हैं, कहीं न कहीं ये भी एंगल हो सकता है। इसी एंगल को लेकर अब मुंबई पुलिस लगातार जांच कर रही थी कि आखिर इनके पीछे क्या मंशा है, लेकिन जो जासूसी की गई वो हकीकत में जासूसी थी या समीर वानखेड़े का वहम है। जी बिल्कुल सत्यप्रकाश जी, लेकिन क्योंकि इस समय एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया गया है, ऐसा कोऑर्डिनेशन किया गया है कि एकाएक जो है एक मंत्री आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समीर वानखेड़े पर सवाल खड़े करते हैं, कहते हैं कि इनकी जांच होनी चाहिए, इनकी कॉल डिटेल्स निकलनी चाहिए, पता करना चाहिए कि इन्होंने किनसे बात की थी। उसके बाद अगर एकाएक वानखेड़े ये कहते हैं कि मेरा पीछा किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इंगित कर रहे हैं कि सरकार के द्वारा उनकी जासूसी कराई जा रही है और वो चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई की जाए। देखिए, सीधे तौर पर उन्होंने मुंबई पुलिस के ऊपर सवाल खड़ा ही कर दिया है। इसी लिहाज से मुंबई पुलिस ने एक आईपीएस अधिकारी को नियुक्त किया है। हालांकि आईपीएस अधिकारी द्वारा जल्द ही समीर वानखेड़े को भी समन देकर बुलाया जा सकता है, क्योंकि तमाम चीजें जो रह गई उनसे पूछताछ करनी बाकी है। लेकिन इस बीच यह भी जानकारी मिल रही है इन तमाम बातों पे भी बातचीत होगी, क्योंकि जिस तरह से नवाब मलिक ने तमाम संगीन आरोप लगाए हैं, कॉल डिटेल्स निकालने की बात की जाए, उनके मूवमेंट की बात की जाए, तो तमाम सारी चीजें जो आरोप लगे हैं उसको भी लेकर एक बार वेरीफाई किया जा सकता है, क्योंकि समीर वानखेड़े एक बड़े अधिकारी हैं और खासकर केंद्र सरकार से बिलोंग करते हैं। तो जाहिर तौर पर कोई भी उनका आरोप अगर होता है तो उसको बड़ी गंभीरता से लिया जाएगा, क्योंकि मुंबई पुलिस के ऊपर अक्सर जो है इस तरह की जो दाग लगे हुए हैं, तो उसको भी मुंबई पुलिस चाहती है कि पूरी तरह से साफ हो जाए कि आखिर समीर वानखेड़े जो कहना चाहते हैं उनमें कितनी सच्चाई है और इसके पीछे की मंशा क्या है। बिल्कुल सत्यप्रकाश जी, कहीं ना कहीं अभी जो ये सिनेरियो बना है जिसमें ये फुटेज लेने की बात सामने आई है कि कब्रिस्तान का फुटेज लिया गया है, ये कहीं ना कहीं इस बात को इंगित कर रहा है कि वानखेड़े इस बात को साबित करना चाहते हैं कि कोई अर्थ नहीं बनता कि मैं अपनी माँ के कब्र के पास जाऊँ और उसका फुटेज कोई ले ले। उसके बाद जिस तरीके का जवाब जो थाने में कार्यरत पुलिसकर्मी है उनकी तरफ से दिया गया कि हमें नहीं मालूम कि हम वहाँ पर क्यों गए थे, एक जुडिशरी प्रोसेस से हम कहीं भी जाते हैं, पूछताछ कर सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। पुलिस कहीं भी कुछ भी नहीं लेती है। उसे जब कहीं शक होता है या उसे लगता है कि कोई ऐसी चीज है जिस पर हमें जांच करनी होगी, तो वहां से वो सबूत एकत्रित करना शुरू करती है। बिल्कुल, जांच का विषय यही है कि आखिर किसके कहने पर ये दोनों कांस्टेबल कब्रिस्तान में गए थे और वहां जो फुटेज लिए थे, ये सबसे अहम मुद्दा होता है, ये सबसे अहम जानकारी है जो पुलिस निकालने की कोशिश कर रही है कि इसके पीछे की मंशा क्या है, इसके पीछे किसने प्रेरित किया है इस तरह से काम को लिए।
तो ये जानकारी जो है मुंबई पुलिस निकाल रही है। इस बीच जो है समीर वानखेड़े से बुलाकर ये भी पूछताछ की जाएगी क्या किसी के ऊपर इनको शक है या ये जो जासूसी की जा रही है उसके पीछे का मकसद क्या हो सकता है, ये बिल्कुल। उनके नजरिए से भी देखा जाएगा। बिल्कुल। अगर उनका नजरिया मुंबई पुलिस दबाव में आकर इस तरह की जासूसी करवा रही है, उस एंगल से भी जांच हो जाएगी। फिलहाल यह जानकारी मिली है कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को कभी भी मुंबई पुलिस तलब कर सकती है, बिल्कुल। तमाम चीजों से पर्दा उसे उठाएगी। और जानकारियां ले सकती है। बिल्कुल, धन्यवाद सत्यप्रकाश जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। सत्यप्रकाश सोनी संवाददाता मुंबई से मेरे साथ जुड़े थे। देखने वाली बात होगी कि आरोप कितने सत्य साबित होते हैं और क्या कुछ आधार रखे जाते हैं। आरोप छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना का शुभारंभ राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2007 को लड़कियों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए किया गया। इस योजना के अंतर्गत राज्य की बालिकाओं को 1,18,000 रुपए की आर्थिक सहायता मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत लड़कियों की शैक्षिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करने पर जोर दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले आपको इस योजना के तहत आवेदन करना होगा। आप इस योजना के तहत आवेदन ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन के लिए आप आंगनबाड़ी में लोक सेवा केंद्र जैसे महिला बाल विकास अधिकारी आदि से संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए आप लाडली लक्ष्मी योजना 2021 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसे आवेदन डाल सकते हैं। इस योजना का लाभ राज्य की केवल गरीब परिवार की उन लड़कियों को प्रदान किया जाएगा जिनका जन्म 1 अप्रैल 2008 के बाद हुआ है। गणेश तिवारी मेरे संवाददाता मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गणेश, एक बड़ी सौगात इसे कह सकते हैं कि गरीब परिवार की जो बेटियां हैं उन्हें सरकार की तरफ से दी गई है। क्या कुछ लाभ होगा इस योजना से उन बच्चों को? देखिए, कब अगर बात करें तो जो मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना है उसका अगर बात करें तो 1 अप्रैल 2007 को हालांकि इसका शुभारंभ किया गया था और उसके बाद से ही सतत जो है आज जो लाडली लक्ष्मी योजना के तहत जो लड़कियां हैं, बालिकाएं हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है जो भी उन्हें शैक्षिक स्तर पर बात करें या फिर आर्थिक स्तर की बात करें तो मदद की जा रही है। एक बार फिर जहाँ मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो अभी नवरात्रि का महीना था और कल जहाँ नवमी थी, ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर इस लाडली लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया है। और अगर इस लाडली लक्ष्मी योजना की बात करें तो जहां 1,18,000 रुपए की सहायता जो है उन तमाम गरीब बालिकाओं को दिया जाएगा जो बालिकाओं आर्थिक और शैक्षिक रूप से जो है कमजोर है और उन्हें आर्थिक और शैक्षिक स्तर पर जो है मजबूत बनाने के लिए इस जो लाडली लक्ष्मी योजना है उसका शुभारंभ किया गया था। और उसी के तहत जो है मध्य प्रदेश सरकार जो है अब इन बालिकाओं का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए और इनकी आर्थिक स्तर और शैक्षिक स्तर को मजबूत बनाने के लिए जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर जो है बालिकाओं को संबोधित किया है। इसके पहले भी बात करें काव्य बात करें तो जहां 1 अप्रैल 2008 के पहले की जो जो बालिकाओं का जन्म हुआ है उनको हालांकि इस जो लाडली लक्ष्मी योजना है इसका लाभान्वित जो है मिल पाएगा, क्योंकि इस योजना का जो शुभारंभ है 1 अप्रैल 2007 को किया गया था और 1 अप्रैल 2008 के बाद जिस भी बालिका का जन्म हुआ है, गरीब परिवार में जन्म हुआ है, उसकी कल्याण के लिए, उसको आर्थिक स्तर से मजबूत बनाने के लिए, शैक्षिक स्तर से मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हालांकि कल नवरात्रि के दिन, नवमी के दिन जो है घोषणा की है और बालिकाओं को आर्थिक रूप से मदद देने की भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी इच्छा जताई है, मंशा जताई है। इस योजना की बात करें तो हालांकि ऑनलाइन और ऑफलाइन के तहत जो है इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। हालांकि इसके लिए पहले जो बालिकाएं हैं उन्हें नामांकन भरना होगा। अगर ऑफलाइन की बात करें तो ऑफलाइन जो भी महिला बाल विकास अधिकारी हैं या फिर जो आंगनबाड़ी केंद्र है या फिर जो भी अन्य तमाम ऐसी सरकारी विभाग है जहां पर जाकर जो है इस योजना का ऑफलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद ही इस योजना का लाभ मिल पाएगा। ऑनलाइन के लिए अगर बात करें तो जो ऑनलाइन के लिए मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना की 2021 की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर भी आवेदन भरे जा सकते हैं। जहां इसके पहले अगर बात करें काव्य
तो लगभग 39,81,000 बालिकाओं को इस योजना का लाभ अभी भी मिल चुका है और आगे भी लाभ मिलता रहेगा। क्योंकि अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में जो बालक और बालिकाओं का जो अनुपात है वो बेहद ही कम है और इस अनुपात को बराबर रखने के लिए मध्य प्रदेश सरकार जो है इस योजना का बालिकाओं को लाभ दे रही है, ताकि लोग जो अनुपात है जो बालक और बालिका पर जो एक तरह से आपसी मतभेद करते हैं या फिर उस पर जो है बालक पर ज्यादा लोग जताते हैं कि उन्हें बालक लड़का ही हो, ऐसे पे उस आपसी सामंजस्य को दूर करने के लिए और एक अनुवाद बनाने के लिए, एक समान बनाने के लिए कि लड़का हो या लड़की हो दोनों बराबर हैं, इसी के तहत जो है मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया था और अब इस योजना का लाभ लगभग 39 लाख से ज्यादा बालिकाओं को हालांकि मिल चुका है। जी काव्या। बिल्कुल, गणेश जी एक अच्छी सौगात कह सकते हैं, एक अच्छी पहल कह सकते हैं जो सरकार की तरफ से की जा रही है, क्योंकि जो जेंडर रेशियो में इक्वालिटी नहीं हमारे यहाँ देखी जाती है। खासकर अगर अनुपात की बात करें तो अनुपात में महिला जो बच्चियां हैं उनकी संख्या लड़कों के मुकाबले काफ़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो एक बैलेंस होता है सोसाइटी का वो डिसबैलेंस होने लगता है। तो सरकार की तरफ से किसी अच्छा प्रयास कहा जा सकता है। कल शिवराज सिंह चौहान ने एक बात और दोहराई, क्योंकि मामा से उन्हें बुलाया जाता है तो उन्होंने इस बात को कहा कि मैं परमानेंट मामा हूँ, तुम्हारी शादी भी अब यही मामा करेगा। तो कहीं ना कहीं जो परिवार है गरीब तबके का परिवार है, क्योंकि वो बेटियों की शादी को लेकर के ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि उस समय एक बड़ा अमाउंट जो है लगता है और उसमें सरकार अगर राहत देगी, क्या लगता है आपको कि सोच बदल पाएगी लोगों की, क्योंकि सरकार खर्चा वहन करेगी बच्ची का? देखिए निश्चित तौर पर काव्य अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में जो अनुपात है लड़का और लड़की का अनुपात है वो बेहद ही कम है और उस अनुपात को जो है बैलेंस रखने के लिए जो है इस तरह की तमाम योजनाएं भी की जाती है, चलाई जाती हैं। और अगर मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना की बात करें तो ये भी जो योजना है इसी अनुपात के तहत की जाएगी, ताकि जो लड़का और लड़कियों का अनुपात है वो बराबर रहे, इक्विवेलेंस रहे और किसी तरह से उस पर भिन्नता न रहे या फिर असमानता न की जाए। इसके तहत जो है मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना का आरंभ किया जा रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गरीब तबके की बालिकाओं के लिए तमाम ऐसी योजनाएं चलाई जा रही, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो या फिर अन्य सुविधाएं उन्हें रोजगार देने को लेकर हो, या मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना के तहत जो आर्थिक और शैक्षिक स्तर पर जो मजबूती देने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उनको लेकर हो, ऐसी तमाम योजनाएं चलाई जा रही है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कहें तो लेकिन जनता क्योंकि उन्हें मामा के नाम से ही पुकारती है और उनकी कई आम जनता की जो है आशाएं जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से छिपी होती हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हालांकि जो बालिकाएं हैं उनको अपनी भांजी के समान ही मानते हैं। ऐसा कई बार उन्होंने अगर मुख्यमंत्री के स्पीच देखे या फिर भाषण देखे तो कई बार ऐसा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हालांकि कहते हुए भी नजर आए कि जहां कल मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो लाडली लक्ष्मी योजना का एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुभारंभ तो किया ही है। निश्चित तौर पर ये काफी अच्छी पहल है, क्योंकि अब जो बालिकाएं हैं गरीब तबके की बालिकाएं हैं उनको जो शैक्षिक स्तर पर जो कमजोर थी या फिर वो नहीं पढ़ पाते थे या आर्थिक स्तर पर भी उनकी स्थिति कमजोर थी, ऐसे में कहीं ना कहीं अब मध्य प्रदेश की जो लाडली लक्ष्मी योजना है उसके तहत उन्हें मजबूती मिलेगी, क्योंकि इस योजना के तहत 1,18,000 रुपए की आर्थिक सहायता जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गरीब तबके की बालिकाओं को दी जाएगी। तो निश्चित तौर पर ये एक अच्छी योजना है। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अगर कल की बात करें तो जहां उन्होंने यह भी कहा कि मैं मामा हूं और परमानेंट मामा हूं, साथ ही जो बालिकाएं हैं गरीब तबके की बालिकाएं हैं उनकी शादी को लेकर भी जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। हालांकि इसके पहले भी आर्थिक सहायता मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी जाती रही है। जो गरीब तबके के लोग थे उन्हें शादी या फिर ब्याह के लिए अगर ऐसी स्थिति होती थी तो उसके तहत जो है दी जाती थी। लेकिन अब एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है तो निश्चित तौर पर ये काफी अच्छी पहल है, क्योंकि गरीब तबके के लोग जो है काफी जो अनुपात का जो डिसबैलेंस देखने को मिलता है वो गरीबी और जो पैसे की कमी की वजह से ये डिसबैलेंस दिखता है। क्योंकि सामान्यतः पर लोग लड़के इसलिए पसंद करते हैं कि जो गरीब तबके के लोग होते हैं उन्हें जो है मजदूरी के लिए या फिर अन्य कामों के लिए धकेल देते हैं। तो ऐसे में जो डिसबैलेंस होता है, गरीबी की वजह से जो डिसबैलेंस पैदा होता है उसको दूर करने के लिए जो है मध्य प्रदेश सरकार ने एक अच्छा प्रयास सरकार का इसको कह सकते हैं इसका शुभारंभ किया है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद गणेश जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। गणेश तिवारी संवाददाता मेरे इंदौर से मेरे साथ जुड़े हुए थे और यकीनन तस्वीरें बदलने का एक बेहतरीन प्रयास आप इसे कह सकते हैं शिवराज सरकार की तरफ से किया गया है। बालिकाओं को बढ़ाना, पढ़ाना और उनके विवाह तक को लेकर के सरकार की तरफ से एक अहम योगदान इसे आप कह सकते हैं। राजधानी लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।